हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूं और आज हम पहुंच चुके हैं अपनी करंट की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024 वाली न्यूज़ पे। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, आज यहीं से ही शुरू करना है। जैसे कि आपको पता है, ये आपका वीडियो रोज़ 12 बजे आता है। डेली आपका 12 बजे आपको करंट प्रोवाइड हो जाती है, तो हम इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे। तो आज से ये वीडियो 30 मिनट का होगा। आज से क्या, मैं कल से ही कर चुकी हूँ इस वीडियो को। तो 30 मिनट का वीडियो करेंगे हम, ताकि फटाफट से हमारा जो है कोर्स ये अपना करंट जो है फिनिश हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वन लाइनर या मॉडल फॉर्म में, मतलब मॉडल पेपर के थ्रू कराऊंगी, या तो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू करंट को कराऊंगी। दूसरी बात, घटना सार शुरू करने वाली हूँ मैं। घटना सार तो आपकी चलेगी। ठीक है, तो या फिर आपका वन लाइनर में ही शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे कहेंगे वैसे शुरू हो जाएगा, जैसा आपको ठीक लगेगा। इसके अलावा मैंने डिसाइड किया है कि हर संडे अब आपका एक मॉडल पेपर आएगा, जो आपका पेट के नाम से ही आएगा, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। लेकिन सॉल्व हर किसी को करना है। जिस चीज़ का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे LT ग्रेड का एग्ज़ाम आपने देने के लिए भरा हो, चाहे GIC के लिए आप मेरी क्लासेस कर रहे हो, चाहे पेट के लिए कर रहे हो, चाहे UPPC जिसके लिए भी कर रहे हैं, सब लोग टेस्ट सीरीज़ को लगाइएगा। ठीक है, तो संडे को आपको 3 वीडियो आएंगे और इन्हीं टाइम पर आएंगे। 8 बजे भी आपका मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर आएगा, 12 बजे भी आपका टेस्ट पेपर आएगा, और आपका 5 बजे भी टेस्ट पेपर आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको डेली के वीडियो पता ही है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। 8 बजे आपका मॉर्निंग में एक आता है NCERT का। ठीक है, तो सबको NCERT पढ़नी होती है, तो NCERT में मैं SST कंप्लीट करा रही हूँ और 6th क्लास की मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज से हम 7th क्लास में पहुँचने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात, हम क्या कहते हैं, 12 बजे आपको एक वीडियो देती हूँ मैं इसका करंट का। ठीक है, और 5 बजे आपका पेट की क्लास आती है। ठीक है, तो आप वो सारी देख सकते हो। बाकी सारी जानकारी प्लेलिस्ट में भी पड़े हुए हैं, सारे वीडियोस। आप पुराने जितने भी वीडियोस हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से अपना पढ़ना शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनु में नए हैं, तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियोस कराए जा रहे हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये पेन बहुत मोटा हो गया, कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024। 10 मार्च 2025 को सिप्री द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024 शीर्षक से जारी की गई। SIPRI यानी सिप्री के आंकड़े सौदों के वित्तीय मूल्य के बजाय शस्त्र अंतरणों की मात्रा दर्शाते हैं। अब इसमें याद रखने की बात क्या है, 2020 से 2024 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश, उनका विश्व के कुल शस्त्र निर्यात में हिस्सा इस प्रकार है। तो नंबर 1 पर है आपका अमेरिका, 2 पर है फ्रांस, 3 पे है रूस, चौथे पे है चीन और 5वें पे है आपका जर्मनी। ज्ञात है कि अमेरिका के शस्त्र निर्यात ने वर्ष 2015 से 19 तथा 2020 से 24 के मध्य 21% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि रूस के शस्त्र निर्यात में 64% की गिरावट आई है, तथा फ्रांस के शस्त्र निर्यात में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2015 से 19 की तुलना में 2020-24 में प्रमुख शस्त्रों के हस्तांतरण की मात्रा में 0.6% की कमी रही है। वर्ष 2020 से 24 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देश तथा उनका विश्व के शस्त्र आयात में हिस्सा जो है वो इस प्रकार रहा है। एक सेकंड, यूक्रेन नंबर 1, फिर भारत है 2 पर, तीसरे पे कतर है, चौथे पे सऊदी अरब है और तथा पाकिस्तान भी है। ठीक है, इसमें वर्ष 2020 से 24 में एशिया और ओशनिया के देशों का विश्व शस्त्र आयात में 33% की भागीदारी रही है। ठीक है, इसके बाद यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका तथा अफ्रीका रहा है। 2020 से 24 के दौरान यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र आयातक रहा, जिसका विश्व शस्त्र आयातों में 8.8% जो है वो हिस्सा रहा है। ठीक है, 2019 से 23 की अवधि में भारत शस्त्रों के आयात में शीर्ष स्थान पर है, जबकि 2020 से 24 में भारत दूसरे स्थान पर रहा। 2020-24 की अवधि में भारत के द्वारा शस्त्र आयात वैश्विक शस्त्र आयातों का 8.3% है। 2015 से 2019 वर्ष 2020 से 24 के मध्य भारत द्वारा शस्त्र आयातों में 9.3% की कमी आई। इस अवधि में यूक्रेन के द्वारा
शस्त्र आयातों में 9,627% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2020 से 24 की अवधि में भारत के शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश रूस भारत के कुल शस्त्र आयात के 36% के लिए उत्तरदायी है। फ्रांस 33% तथा इजराइल आपका 13% पर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की। स्वतंत्र वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स और इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वॉशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित विचार मंच थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब स्मरणीय तथ्य क्या है? फरवरी 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो है वो जारी किया गया। ये सूचकांक का 31वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है भाई? 31वां संस्करण। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 176 स्वायत्त देशों की अवधि, नीतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो प्रस्तुत किया गया है। 3 देशों सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। 70 से 79.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 26 अर्थव्यवस्थाओं में प्रायः स्वतंत्र यानी मोस्टली फ्री की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया 6वें स्थान पर, जर्मनी 22वें स्थान पर, अमेरिका 26वें स्थान पर, जापान 28वें स्थान पर इत्यादि अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल है। 60 से 69.9 के मध्य स्कोर मध्यम रूप से स्वतंत्र की श्रेणी को इंगित करता है। 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 60 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया। भारत, ब्राज़ील और रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत स्कोर 53.0 को 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष 2024 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस सूची में सबसे नीचे 176वें स्थान पर उत्तर कोरिया है स्कोर 3.0 के साथ। अब बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 की। तो सूचकांक जितने हैं ना वो सारे इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में भारत की स्थिति को ज़रूर याद रखिए हर सूचकांक में। 1993 में एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सत्ता, रिश्वत एवं गुप्त सौदों के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में सरकारों, व्यवसायों, नागरिकों के साथ मिलकर कार्य करता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्थित अपने अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय से कार्य करते हुए ये संस्था वर्तमान में 100 से अधिक देशों में सक्रिय रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व कर रही है। इसी दिशा में कार्य करते हुए 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, अब स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी किया गया। प्रतिवर्ष जारी होने वाली, तो हर साल ये रिपोर्ट जारी होती है और ये इस रिपोर्ट का 30वां संस्करण था। ठीक है, CPI 2024 में उच्चतम स्कोरिंग क्षेत्र पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ औसत स्कोर 64 है, जबकि न्यूनतम स्कोरिंग क्षेत्र उप सहारा अफ्रीका औसत स्कोर 33 है। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का CPI औसत स्कोर कितना है? 44 है। डेनमार्क को इस सूचकांक में लगातार 7वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब CPI 2024 यानी सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश देख लेते हैं। तो नंबर 1 आप लोग को पता ही चल गया है कि भाई डेनमार्क है नंबर 1 पर। तो ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका फिनलैंड है, तीसरे नंबर पर आपका सिंगापुर है। स्कोर आप देख लो 90, 88 और 84। कम भ्रष्टाचार है भाई ये। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश देख लो तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सूडान में है 180 रैंक के साथ, सोमालिया में उसके बाद 179 रैंक के साथ, उसके बाद है वेनेजुएला में 178। तो सबसे अधिक दक्षिण सूडान में भ्रष्टाचार है। ठीक है, अब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत जो है वो 38 अंकों के साथ 96 नंबर पर है।
तो आप देख सकते हो भारत भी कोई अच्छे स्कोर नहीं है, ठीक ठाक ही है, मतलब बाकियों से तो अच्छा ही है, दक्षिण सूडान से काफ़ी अच्छा है। भारत के साथ मालदीव तथा गाम्बिया भी अगर भारत ना थोड़ा सा देखो, डेनमार्क का कितना स्कोर है, डेनमार्क का स्कोर है 90, अगर भारत 90 पे पहुंच जाएगा तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पे भ्रष्टाचार है, ठीक है, क्योंकि ये 96वें नंबर पर है। भारत के साथ मालदीव और गाम्बिया भी 38 अंकों के साथ जो है वो संयुक्त रूप से 96वें स्थान पर है। तो भारत के साथ 96 नंबर कौन कौन साझा कर रहा है, मालदीव कर रहा है और गाम्बिया कर रहा है। 2023 के सूचकांक में भारत को 39 अंक यानी 93 रैंक प्राप्त हुई थी, तो इस बार थोड़ा सा कम किया है भ्रष्टाचार और 96 पे पहुंच गया है 38 अंक लेकर के, ठीक है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 देख लेते हैं। तो जलवायु जोखिम सूचकांक एक ऐसा उपकरण है यानी ऐसा टूल है, क्राइम रिस्क इंडेक्स, जो देशों और क्षेत्रों पर चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक का प्रकाशन वर्ष 2006 में से किया जा रहा है, ठीक है। 12 फरवरी 2025 को पर्यावरणीय संगठन जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 को प्रकाशित किया गया, ठीक। इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 1993 से वर्ष 2022 के मध्य 94,000 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं के कारण विश्व भर में 7,65,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1993 से वर्ष 2022 के मध्य 94,000 प्लस चरम मौसमी घटनाओं के परिणामस्वरूप लगभग $4.2 ट्रिलियन की प्रत्यक्ष हानि हुई है। वर्ष 1993 से 2022 के बीच तूफानों, हीट वेव और बाढ़ के कारण विश्व भर में सर्वाधिक मौतें हुई, और आप परसेंटेज देख सकते हैं। इस अवधि में सर्वाधिक उल्लेखनीय अधिक हानि जो है वो तूफानों $2.33 ट्रिलियन के कारण हुई है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 वर्ष 2022 में शीर्ष 3 सर्वाधिक प्रभावित देश, तो सबसे नंबर 1 पर भाई पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर है बेलीज और तीसरे नंबर पर है इटली, जो आपके जलवायु जोखिम सूचकांक से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, ठीक है। 2025 में 1993 से 2022 में शीर्ष 3 सर्वाधिक प्रभावित देश, तो ये है आपका डोमिनिका, चीन और होंडुरास। 1993 से 2022 की 30 वर्षीय अवधि में चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत जो है वो 6वें स्थान पर है। तो भारत की स्थिति हर सूचकांक में याद रखें। रूस यूक्रेन संकट, नया मोड़ और बढ़ता तनाव, ठीक है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। 18 फरवरी 2025 को रूस और अमेरिका के बीच रियाद, सऊदी अरब में वार्ता हुई। इसमें युद्ध विराम और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई, लेकिन यूक्रेन और यूरोपीय देशों को वार्ता से बाहर रखा गया। इसके बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक हुई। अमेरिका ने यूक्रेन से उसकी रेयर अर्थ खनिज संपदा पर समझौता करने को कहा, बदले में उसे सुरक्षा और सैन्य सहायता देने की पेशकश की गई, लेकिन जब यूक्रेन सहमत नहीं हुआ तो अमेरिका ने सैन्य सहायता रोक दी। अमेरिकी समर्थन से उत्साहित रूस ने यूक्रेन पर नए हमले शुरू कर दिए, ठीक है। अब स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। शांति प्रयासों की पृष्ठभूमि में 12 फरवरी को ट्रंप और पुतिन के बीच सीधे फ़ोन पर बात हुई थी, जिसे दोनों पक्षों में समझ बढ़ाने की शुरुआत कहा गया। 18 फरवरी 2025 को रूस अमेरिका के प्रतिनिधियों के मध्य सऊदी अरब के रियाद में वार्ता हुई, ठीक है। यूक्रेन और यूरोपीय देशों को वार्ता में शामिल नहीं किया गया। अमेरिका और रूस ने अपने राजनयिक मिशनों को पुनः खोलने पर सहमति दी। यूक्रेन शांति वार्ता के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर सहमति बनी। 17 फरवरी 2025 को कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक अनौपचारिक बैठक की। 22 फरवरी 2025 व्हाइट हाउस में ट्रंप जेलेंस्की बैठक हुई। अमेरिका ने यूक्रेन से उसकी रेयर अर्थ खनिज संपदा पर समझौता करने की शर्त रखी। यूक्रेन ने इस समझौते को ठुकरा दिया। 25 फरवरी 2025 अमेरिका के द्वारा यूक्रेन की सैन्य सहायता अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी गई। 27 फरवरी 2025 को रूस ने यूक्रेन पर नए हमले शुरू कर दिए। 28 फरवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र यूएन में अमेरिका ने रूस का समर्थन किया। 2 मार्च 2025 को लंदन में यूरोपीय नेताओं की बैठक हुई और फिर 6 मार्च को ब्रुसेल्स में ईयू शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ।
इस बैठक में अमेरिका के द्वारा सैन्य सहायता रोकने पर नाराजगी व्यक्त की। 2 मार्च 2025 को यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से अधिक समर्थन की अपील की। यूरोप ने आश्वासन दिया, लेकिन समिति संसाधनों पर चिंता जताई। यूक्रेन के पास अब बहुत सीमित विकल्प बचे हैं, या तो वो संघर्ष जारी रखे और यूरोपीय संघ के समर्थन पर निर्भर रहे, या फिर महाशक्तियों के बढ़ते दबाव में झुककर कोई समझौता करें। हालांकि 22 मई 2025 को अमेरिका ने G7 देशों के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ रूस के द्वारा जारी क्रूर युद्ध की निंदा करी। ट्रंप की गोल्ड कार्ड योजना अमेरिकी नागरिकता की नई कीमत है। अमेरिकी ग्रीन कार्ड और नागरिकता पाने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आवेदन करते हैं। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के अनुसार 2024 में 8,18,500 नागरिकों को नागरिकता प्राप्त हुई। अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने के लिए सामान्यतः नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त निवेश आधारित वीज़ा कार्यक्रमों जैसे कि EB-5 का प्रयोग किया जाता है, जो ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। अब EB-5 की जगह गोल्ड कार्ड की घोषणा की गई है। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रस्तुत करने की घोषणा की। इस योजना में $5 मिलियन लगभग 43 करोड़ रुपए के निवेश के बदले अमेरिकी नागरिकता का प्रस्ताव है। ये योजना EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम को बदलने के लिए लाई जा रही है। कोई भी विदेशी व्यक्ति $5 मिलियन का भुगतान करके अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्राप्त कर सकता है। गोल्ड कार्ड ग्रीन कार्ड के बराबर होगा और इसके धारकों की अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का आधार प्राप्त होगा। इस योजना के तहत किसी व्यक्ति को अमेरिकी व्यवसायों में निवेश करने या नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस योजना का कार्यान्वयन यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज और वाणिज्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। गोल्ड कार्ड तत्काल अमेरिकी नागरिकता प्रदान नहीं करता, बल्कि ये नागरिकता प्राप्त करने का एक मार्ग प्रदान करता है। अन्य ग्रीन कार्ड की तरह गोल्ड कार्ड धारकों को भी लगभग 5 वर्ष तक नागरिकता की सभी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। भारत एवं गोल्ड कार्ड वीज़ा। तो 2023 में केवल 631 भारतीयों ने EB-5 वीज़ा के तहत अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्राप्त किया। लगभग 43 करोड़ रुपए देकर अमेरिका का ग्रीन कार्ड प्राप्त करना अधिकांश भारतीय निवेशकों के लिए एक अव्यवहारिक विकल्प हो सकता है। ज़्यादातर भारतीय छात्र, प्रोफेशनल और स्टार्टअप निवेशक H-1B, L-1 और 0-1 वीज़ा को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करना नहीं होता है। भारत में वर्ष 2011 में प्रारंभ परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस योजना है। ये विदेशी निवेशकों को 18 महीनों में लगभग 10 करोड़ रुपए या 36 महीनों में 25 करोड़ रुपए के निवेश और 20 नौकरियों के सृजन के साथ भारत में अस्थायी आधार पर रहने की अनुमति प्रदान करती है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 27 फरवरी 2025 को प्रकाशित लोकतंत्र सूचकांक 2024 दर्शाता है कि वैश्विक लोकतंत्र अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में पहुंच गया। 2024 में इतिहास के सबसे बड़े चुनावी वर्ष के बावजूद, जिसमें 70 से अधिक देशों में 1.65 अरब से अधिक मतदाता शामिल हुए, लोकतंत्र की स्थिति में सुधार के बजाय गिरावट देखी गई है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं कि नॉर्वे ने लगातार 16वें वर्ष सबसे लोकतांत्रिक देश का स्थान बरकरार रखा 9.81 स्कोर के साथ में। ठीक है, अब शीर्ष 3 लोकतांत्रिक देश जो पूर्ण लोकतंत्र है, तो उसमें आपका नॉर्वे है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर है स्वीडन। सबसे कम लोकतांत्रिक यानी कि तानाशाही देश है तो उत्तर कोरिया है भाई, सबसे ज़्यादा तानाशाही म्यांमार में है, फिर अफगानिस्तान में। 7.85 के स्कोर के साथ अमेरिका जो है वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में बना हुआ है। भारत का प्रदर्शन वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति, तो 41 रैंक पे भारत है 7.29 स्कोर के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडोनेशिया ब्रिक्स का नवीनतम पूर्ण सदस्य। तो ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है और यह वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए एक राजनीतिक और राजनयिक समन्वय मंच के रूप में काम करता है। ब्रिक्स की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में ब्रिक्स के 11 पूर्ण सदस्य देश हैं। इसके 5 मूल सदस्य हैं ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका।
जबकि 2024-25 के दौरान शामिल 6 नए सदस्य देश हैं मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया। ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्र है। ब्राज़ील की अध्यक्षता के तहत यह ब्रिक्स समूह के प्रथम विस्तार को चिन्हित करता है। उल्लेखनीय है कि ब्राज़ील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया की सदस्यता को मंजूरी प्रदान की गई थी। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 देख लेते हैं। तो विश्व स्मारक निगरानी एक नामांकन आधारित कार्यक्रम है, द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच जो स्थानीय विरासत संरक्षण को वैश्विक जागरण एवं कार्रवाई से जोड़ता है। विश्व स्मारक निगरानी सूची को 1996 में लॉन्च किया गया था और इसकी घोषणा प्रत्येक 2 वर्षों में की जाती है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 15 जनवरी 2025 को WMF द्वारा विश्व स्मारक निगरानी नामक सूची की घोषणा की गई है। 2025 की सूची में कुल 25 स्थलों को शामिल किया गया। ये 25 स्थल हैं 25 स्थल 5 महाद्वीपों में विस्तारित 29 देशों और चंद्रमा पर स्थित है। ये पहला अवसर है जब विश्व स्मारक निगरानी सूची में चंद्रमा को एक स्थल के रूप में शामिल किया गया। वर्तमान में चंद्रमा पर 90 से अधिक ऐसे ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं जहां अंतरिक्ष यानों और चंद्र सतह के मध्य संपर्क स्थापित हुआ है। इन स्थलों में अपोलो 11 मिशन का लैंडिंग स्थल ट्रैंक्विलिटी बेस भी शामिल है, जो 100 से अधिक ऐतिहासिक कलाकृतियों के साथ साथ चंद्रमा पर मानवता के पहले पदचिह्नों को भी संरक्षित करता है। भारतीय स्थल भारत के 2 स्थलों को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया। ये 2 स्थल निम्नवत हैं। भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ, मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें। भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ। उल्लेखनीय है कि भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 16वीं शताब्दी में राव खंगेरजी प्रथम के शासनकाल के दौरान निर्मित हमीरसर झील को भुज के शुरुआती विकास को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें हैदराबाद से होकर गुजरते हुए मूसी नदी का मार्ग एक समृद्ध विरासत संग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। ये इस दक्षिण भारतीय शहर के एक मध्यकालीन केंद्र से आधुनिक महानगर तक के विकास को दर्शाता है। मूसी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूसी नदी कृष्णा की एक प्रमुख सहायक नदी है और मूसी नदी का उद्गम तेलंगाना में विकाराबाद के निकट अनंतगिरी पहाड़ियों से होता है। मूसी नदी अंततः तेलंगाना के नलकोंडा जिले के वड़ापल्ली गांव के निकट कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। अब बात करते हैं विश्व ध्यान दिवस की। तो ध्यान यानी कि मेडिटेशन एक प्राचीन अभ्यास है जो वर्तमान क्षण यानी कि प्रेजेंट मूवमेंट पर ध्यान केंद्रित करने पर आधारित है। इसका उद्देश्य मानसिक और आध्यात्मिक विकास, शांति और आत्म साक्षरता प्राप्त करना है। इसमें स्मरणीय तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया। उक्त प्रस्ताव के सर्वसम्मत अनुमोदन से भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रथम विश्व ध्यान दिवस संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 31 दिसंबर 2024 को प्रथम विश्व ध्यान दिवस आयोजित किया गया। विश्व ध्यान दिवस की पूर्ण संध्या पर 20 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के स्थायी मिशन के द्वारा वैश्विक शांति और सद्भाव के ध्यान यानी मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य भाषण वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। वर्ष 1923 में स्थापित टाइम पत्रिका के द्वारा 1927 से प्रति वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। वर्ष 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया था। भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि 2014 से 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। स्मरणीय तथ्य है कि 12 दिसंबर 2024 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम के द्वारा 2024 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया।
इससे पूर्व 2016 में श्री ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, जब वे पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। एथलीट ऑफ द ईयर 2024 कैटलीन क्लार्क, जो कि अमेरिका महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। सीईओ ऑफ द ईयर लिया सू, सेमीकंडक्टर कंपनी AMD की सीईओ हैं। आइकॉन ऑफ द ईयर एल्टन जॉन, जो कि ब्रिटिश गायक हैं। अब बात करते हैं वर्ड ऑफ द ईयर 2024 की। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2024 हेतु ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कॉलेज डिक्शनरी द्वारा ब्रैट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा मैनिफेस्ट वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। ये विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। ज्ञात है कि EU और 63 अन्य देश संयुक्त रूप से संपूर्ण विश्व के लगभग 90% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी हैं। स्मरणीय तथ्य है, बाकू अजरबैजान में आयोजित UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 के दौरान यानी कि COP29 20 नवंबर 2024 को जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी किया गया। यहाँ इस सूचकांक का 20वां संस्करण है। CCPI 2025 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका। डेनमार्क ने CCPI 2025 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में समग्र रूप से चौथा स्थान हासिल किया। ईरान को सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। CCPI 2025 में विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन 55वें स्थान पर है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश अमेरिका 57वें स्थान पर है। CCPI 2025 में केवल 2 G20 देश या UK एवं भारत उच्च प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है। ज्ञात है कि विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक उत्सर्जन के लिए G20 देश जिम्मेदार है। CCPI के घटक तो ये सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 श्रेणियां निम्नलिखित हैं: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर का 40%, नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्कोर का 20%, ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर का 20%, जलवायु नीति कुल स्कोर का 20%। ठीक है, CCPI 2025 में शीर्ष देश देख लेते हैं। तो 4 रैंक पर डेनमार्क है, 5वें रैंक पर नीदरलैंड, 6ठी रैंक पर है यूनाइटेड किंगडम, 7वीं रैंक पर है फिलीपींस, 8वीं रैंक पर है मोरक्को, 9वीं रैंक पर है नॉर्वे और 10वीं रैंक है भारत की। और अंतिम 3 देश कौन से हैं? तो 67 रैंक के साथ ईरान है, 66 रैंक के साथ सऊदी अरब है और 65 रैंक के साथ UAE है। अब सूचकांक में भारत को देख लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि 10वें नंबर पर है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 10वां स्थान मिला है और स्कोर मिला है 67.99। ठीक है, भारत वर्ष 2023 की रिपोर्ट में 8वें स्थान पर और 2024 में 7वें स्थान पर था। इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन निम्नवत है। भारत का प्रदर्शन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्कोर है 28.78, रैंक है 13 और समग्र रेटिंग है इसमें कौन सी? उच्च है। ठीक है, भारत के प्रदर्शन में नवीकरणीय ऊर्जा में ये निम्न रेटिंग पर है 6.49 स्कोर पर और 33 रैंक है इसकी। ऊर्जा उपयोग में भारत जो है वो उच्च नंबर पर है 15.53 स्कोर के साथ 11वीं रैंक पर। जलवायु नीति में भारत मध्यम है 17.20 स्कोर के साथ 7वीं रैंक पर है। ठीक है, अब QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 अब हम कल के इसमें अपने क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगर आपके लिए थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल है तो दूसरों की भी मदद हो सकती है। ठीक है, तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। और कैसा लग रहा है आपको वीडियो
ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।